Dear students, so let's start our remaining chapter. In our last video, we were discussing about chemical properties of non-metals and we have done a difference also. In this video, we will start how do metals and non-metals react. Metals और non-metals की हमने physical properties पढ़ी, उनकी chemical properties पढ़ी. अब हम पढ़ेंगे कि metals और non-metals आपस में कैसे react करते हैं. तो हम start करते हैं अपना topic. Reactivity of elements is due to the tendency to attain a completely filled valence shells. इसका मीनिंग है कोई भी एलिमेंट है वो किस लिए रिएक्ट करता है, ताकि वो एक स्टेबल कंडीशन में आ सके. क्योंकि अगर उसके लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी कि अगर वहाँ पर 1 या 2 हैं, 3, 4, 7, 8 है, तो वो क्या करेगा. अगर उसके पास 1 या 2 है तो वो उनको लूज कर देगा ताकि वो स्टेबल हो सके. और अगर 7 है तो वो गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को जितने की उसके पास कमी है, ताकि वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके. तो किसी भी मेटल या नॉन मेटल को स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है या गेन करना पड़ता है, और इसीलिए वो आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके और उनके लास्ट जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड हो सके. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ NaCl. जब NaCl की फॉर्मेशन होती है तो Na यहाँ पर क्या है, मेटल है, और मेटल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, यानी कि इट हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन. Na की टेंडेंसी क्या होगी कि वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है लूज करेगा. उसके लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है जिसे वो लूज कर देगा. लूज करेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा. अब अगर Na अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कोई उसे गेन करने वाला भी होगा. तो अगर NaCl की फॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ पर क्लोरीन है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है. तो जो इलेक्ट्रॉन Na ने रिलीज किया है उसे Cl नेगेटिव गेन कर लेगा और इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा जिससे NaCl की फॉर्मेशन होगी. हम इसको समझते हैं. ये हमारे पास Na है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281. ये क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसे एक इलेक्ट्रॉन को, जो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट शेल के अंदर एक्स्ट्रा है, इसे क्या कर देगा, लूज करेगा, और क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव. अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ क्या हो जाएगी, 2-8, यानी लास्ट शेल के अंदर आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया. अब जो 1 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया है उसे कौन लेगा, क्लोरीन लेगा, क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 287, यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है. तो ये इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और क्या बना लेगा, Cl नेगेटिव, क्योंकि इसने गेन किया तो नेगेटिव का साइन. और अगर इसने गेन कर लिया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 288, यानी कि अब इसके लास्ट जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फिल हो चुका है और अब ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया. तो मेटल हो या नॉन मेटल हो या कोई भी एलिमेंट हो, उनको स्टेबल होने के लिए या तो गेन करना पड़ता है या लूज करना पड़ता है. तो उसके लिए वो क्या करते हैं, आपस में कंपाउंड्स फॉर्म कर लेते हैं. अब यहाँ पर इनके कंपाउंड कैसे फॉर्म होंगे, अब देखो यहाँ पर हमने ले लिया Na, इसके लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, प्लस क्लोरीन, इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस के साइन से डिनोट करते हैं. तो इसके लास्ट शेल में कितने हैं, 7 हैं, तो यहाँ पर हम 7 बना लेंगे, 4, 5, 6 एंड 7. अब ये कैसे दिखाएंगे हम इनका रिएक्शन, ये जो Na का इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ आ जाएगा, Cl के लास्ट शेल में यहाँ पर आ जाएगा, जिससे क्या बनेगा, Na पॉजिटिव बनेगा. ये जो हमने ऊपर दो अलग अलग रिएक्शन से किया है उसको अब हम कंबाइन करके देख रहे हैं. Na पॉजिटिव बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा. यानी कि कौन सा कंपाउंड बन गया यहाँ पे, NaCl, NaCl बन गया. अब NaCl के अंदर क्या है, Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है. तो ये दोनों के बीच में एक फोर्स है जिससे कि ये आपस में बाइंड हुए हैं.
एक फोर्स से तो बाइंड हुए हैं, यूं अपने आप तो ये बाइंड नहीं रह सकते। तो ये जो बीच में इनके जो बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है? नाम से ही क्लियर है, यानी कि ये आयंस की वजह से बना है। आयंस यानी कि Na पॉजिटिव आयन है, Cl नेगेटिव भी आयन है, आयंस के बीच में ये बॉन्ड बना है, इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और इनसे जो कंपाउंड बना है विच इज NaCl, इसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। तो इस तरीके से हमारे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब जो हमने आयनिक कंपाउंड्स पढ़े हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स? फर्स्ट इनकी प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल नेचर, कि इनका फिजिकल नेचर कैसा होता है। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर समवट हार्ड because of the strong force of attraction between the positive and negative ions. आयनिक कंपाउंड्स के अंदर एक तरफ तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इस बॉन्ड की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is अप्लाइड। ये जो कंपाउंड्स बने हुए होते हैं इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन ये जो कंपाउंड्स हैं ये इनको अगर हम ब्रेक कर ये जो है अगर हम इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं इनके ऊपर तो ये क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। यानी कि वैसे तो इनका बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अगर हम एक्सेसिव प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये क्या होंगे? ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक इनटू पीसेस। दे फॉर्म क्रिस्टल लेटिस, और क्या फॉर्म कर लेंगे? क्रिस्टल लेटिस। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जनरली बहुत हाई होता है। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ये क्यों होता है कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत हाई होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है हमें, क्योंकि NaCl जो हमारा कंपाउंड है, Na पॉजिटिव है एक तरफ, Cl नेगेटिव है, तो इनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड बना है वो हमने ऊपर पढ़ा कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर हम उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं तो हमें एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा लगेगी, इसीलिए इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन। ये क्या होते हैं? वाटर में तो जनरली सॉल्युबल होते हैं। NaCl का सॉल्यूशन को अगर आप वाटर में डालोगे तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन किन सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल होते हैं? केरोसिन में। केरोसिन है या फिर पेट्रोल है, इनके अंदर ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। और वाटर में ये कैसे सॉल्युबल होते हैं? ये H2O का मॉलिक्यूल होता है हमारे पास। जो हमारा H2O का मॉलिक्यूल होता है वो कैसे होता है? H2O मॉलिक्यूल होता है वो कैसे होता है हमारा? मान लीजिए ये एक H2O का मॉलिक्यूल ले लिया हमने, तो H2O के अंदर H पॉजिटिव आयन है और OH नेगेटिव आयन है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक तरफ तो ये नेगेटिव होता है और एक तरफ इसका पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम जब NaCl को वाटर में ऐड करेंगे, जब हम NaCl प्लस वाटर करेंगे तो क्या होगा? Na पॉजिटिव बनेंगे। जब भी हम वाटर में डिजोल्व करते हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं? अपने आयंस बनाते हैं। Na पॉजिटिव बनाएंगे और Cl नेगेटिव बनाएंगे, यही आयंस बनाएंगे। यहाँ पर Na पॉजिटिव है, ये इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में ये आयनिक बॉन्ड है इनका। तो अब क्या होगा? जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर पॉजिटिव साइन है ना, तो यहाँ पर इसके आसपास सारे क्या आ जाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो इनके साइड में क्या होंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे ही आएंगे।
तो ये पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन की तरफ कैसे अट्रैक्ट होंगे, ये नेगेटिव वाली तरफ से अट्रैक्ट होंगे। मैंने ऊपर बताया कि जो H2 है उसके अंदर नेगेटिव साइन है एक तरफ पॉजिटिव साइन है। तो अगर Na पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ कौन सा साइन अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव का, तो यानी कि ये इस तरीके से इसके साथ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव अंदर वाली तरफ और पॉजिटिव बाहर वाली तरफ, ये ऐसे इसके साथ अट्रैक्ट होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। और Cl के साथ कैसे अट्रैक्ट होंगे, Cl नेगेटिव है तो इसके साथ जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे वो कैसे अट्रैक्ट होंगे कि यहाँ पर तो पॉजिटिव होगा और इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा, अंदर वाली तरफ पॉजिटिव और बाहर वाली तरफ नेगेटिव। तो अब क्या होगा, ये Na के साथ जब ये H2O के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करना शुरू कर देंगे, अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे, और Cl नेगेटिव के साथ भी इधर से H2O के मॉलिक्यूल्स अगर कंबाइन होना शुरू कर देंगे, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनकी, ये क्या हो जाएगी, ब्रेक होनी शुरू हो जाती है, और इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयंस बोलते हैं। हाइड्रेटेड आयंस क्यों बोलते हैं, हाइड्रेटेड का मतलब ही होता है कि हमने किस चीज के अंदर वाटर ऐड कर दिया है। आयंस क्या है, ये Na पॉजिटिव अलग हो गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया NaCl में से, और ये क्या हो गए, साथ में हाइड्रेटेड हो गए, क्यों, क्योंकि इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो गया। तो एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन विच कॉजेज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। जब भी ये हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन का प्रोसेस जब भी होगा तो इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, हमने ऊपर किया था कि इन्हें ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होने की वजह से क्या हो जाएंगे, ये आयनिक कंपाउंड्स ब्रेक हो जाएंगे और ये चार्ज जो है सेपरेट हो जाएंगे। Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होगी, जब उस सॉल्यूशन के अंदर मूवमेंट ऑफ चार्ज होगा। मूवमेंट ऑफ चार्ज होगा तो उस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस। अभी हमने जो सॉल्यूशन बनाया था NaCl को वाटर में मिक्स किया था तो Na पॉजिटिव आयंस बने थे और Cl नेगेटिव आयंस बने थे। यानी क्या हुआ था, चार्जेस की मूवमेंट हो रही थी, कुछ चार्ज अलग हो रहे थे, कुछ अलग हो रहे थे, तो चार्जेस की मूवमेंट की वजह से उस सॉल्यूशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। A solution of an ionic compound in water contains ions which move to the opposite electrodes and when electricity is passed through the solution. जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो अपोजिट इलेक्ट्रोड होता है उसकी तरफ जो आयंस है वो अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है सॉल्यूशन के अंदर से। आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो सॉलिड स्टेट के अंदर आयनिक कंपाउंड तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, जब वो लिक्विड स्टेट में आएंगे तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। बिकॉज आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड स्टेट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिडिटी, क्योंकि वो काफ़ी रिजिड होते हैं सॉलिड स्टेट्स के अंदर। बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, यानी कि जब वो मोल्टन स्टेट में होते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। This is possible in the molten state since the electrostatic forces of attraction between the oppositively charged electrons are overcome due to the heat, thus the ions move freely and conduct electricity. क्योंकि अभी हमने किया जो उनके, जब भी हम मान लीजिए हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया था, तो NaCl को जब हमने वाटर में डिजोल्व किया था तो उनके बीच का जो आयनिक बॉन्ड है वो ब्रेक होने लग गया था ड्यू टू रिलीज ऑफ हीट। तो इसी वजह से वो जब आयंस अलग अलग होंगे तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, क्योंकि आयंस अलग अलग होंगे तभी तो आयंस की मूवमेंट हो पाएगी, और आयंस की मूवमेंट होगी तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। सो नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स, अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।